नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं नीलम पांडे और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके से, जहां राजनीति से जुड़े प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। पहला प्रश्न तमिलनाडु से जुड़ा है। अनुभव सक्सेना जानना चाहते हैं, जब जब बीजेपी का वो कहते हैं शासन होता है, तो जिन राज्यों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आती है, उन्हें तुरंत सरकार बनाने के लिए एक तरह से बुलाया जाता है, जबकि तमिलनाडु में वो कहते हैं गवर्नर सरकार बनाने का दावा करने वाली पार्टी से सभी विधायकों की पूरी लिस्ट मांग रहे हैं। क्या ये एक तरह से दोहरा मापदंड नहीं है? और देखिए, मैं उनसे एग्री करता हूँ। अभी आप देखें, पिछला कुछ आपके पुराने एग्जाम्पल्स होंगे। 2019 में जो महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन हुआ था, जिसमें इलेक्शन के बाद आपने देखा कि शिवसेना ने सपोर्ट करने से मना कर दिया गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट फॉर्मेशन से अलग हट गई, क्योंकि उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि प्रॉमिस किया था कि मुझे सीएम बना, शिवसेना का सीएम बनाएंगे। उस समय 288 मेंबर की असेंबली में बीजेपी के पास केवल 105 थे। फिर भी गवर्नर ने उनको इन्वाइट किया कि आप क्लेम करो और स्टे करो और आप अपनी सरकार बना लो। पहली बार फिर बीजेपी ने मना कर दिया, बिकॉज कोई वन वो 5 से बन ही नहीं रहा था। फिर आपने देखा कि उसका कैसे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। उसके अचानक एक दिन एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के प्रेसिडेंट रूल हटा दिया गया और देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए अजित पवार के साथ वहां पे स्वेरिंग इन के लिए। तो एक दोहरा मापदंड जो आप देख रहे हैं, वहां सिंगल लाइज पार्टी को आपने सीधे आपने बुला लिया गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए। उसके पहले थे कर्नाटक में 2018 का, आप देखें उसने भी आपने देखा कि जेडीएस और कांग्रेस इलेक्शन के बाद वो कहते वो साथ में जाएंगे, पास नंबर्स थे, बीजेपी के पास नंबर्स नहीं थे। फिर भी गवर्नर ने उनको इनवाइट किया गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, और बाद में फिर मेजोरिटी फ्लोर पे प्रूव करने के पहले ही येदियुरप्पा को रिजाइन करना पड़ा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आप पहले से बताएं कि आपके पास इतनी मेजोरिटी है कि नहीं। मेजोरिटी जो सर बुम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला भी था, उसका जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, वो बहुत क्लियर है कि आप मेजोरिटी फ्लोर पे अप्रूव करोगे। देखिए, उसके पहले भी है कि अब सरकारी कमीशन देखिए, बहुत क्लियर है किस किस को प्रायोरिटी देंगे। प्रीपोल अलायंस, फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, फिर पोस्टपोल अलायंस। गवर्नर किस किस स्टेप से जाना चाहिए। हाँ, एक थोड़ी सी एम्बिग्युइटी होती है। गवर्नर को अपने सेटिस्फाई करना होता है कि हाँ, इनके पास एक मेजोरिटी होगी। लेकिन अभी चूंकि कोई एक ही पार्टी क्लेम करे कि हम सरकार फॉर्म करना चाहते हैं, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, कोई दूसरा नहीं क्लेम कर रहा, कोई भी दूसरा ग्रुप जगह कुछ ने क्लेम नहीं किया है, तो आप उनको फ्लोर पे प्रूव करने दीजिए वो बना सकते हैं कि नहीं। देखिए अब जैसे अब वीसीके का भी और आईयूएमएल का भी, अभी जब हमें प्रोग्राम शुरू इसके ठीक पहले ये डिसीजन हुआ है। तो वीसीके के दो ये है एमएलएज वीसीके ने सपोर्ट कर दिया है, और आईयूएमएल के 2 एमएलएज हैं, उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया। तो ओवरऑल टैली इनके 120 हो गए। अगर मैं 108 नहीं काउंट कर रहा हूँ विजय का, 107 काउंट कर रहा हूँ, बिकॉज 2 सीट्स लड़े थे। तो अभी जो स्थिति है, अगर 120 एमएलए का सपोर्ट विजय के पास है, तो गवर्नर के पास अब कोई चारा रहेगा नहीं बिना, मतलब अब जब हो सकता है, जब तक आप ये देख रहे हैं मुझे, तब तक हो सकता है गवर्नर ने इन्वाइट कर लिया उनको बुलाने के लिए। लेकिन फिर भी अभी तक जो राजभवन का अप्रोच रहा है, तो मुझे अभी पता नहीं चल रहा है कि मतलब क्या करने जा रहे हैं। बट 120 के सपोर्ट के बाद कोई भी गवर्नर मतलब कुछ हो, उनको बुलाना ही पड़ेगा उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। जब तक अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी सैटरडे को, आई थिंक जब तक लोग देख रहे होंगे इस एपिसोड को, मेरे ख्याल तब तक ये मामला निपट गया होगा, बिकॉज मुझे लगता नहीं है कि गवर्नर के पास अब कोई ऑप्शन बचा। हमारे एक और मेंबर का प्रश्न है, वो जानना चाहते हैं, अगर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी केजरीवाल पर पूरी ताकत से हमला किया, तो हो सकता है कि वे टीएमसी और ममता बनर्जी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक तरह से ऐसी रणनीति अपनाए जहां धीरे धीरे लेकिन लगातार वो एक तरह से प्रहार करते रहें, और ऐसा करते समय वो बंगाल के लोगों की भावनाओं और संवेदनाओं के साथ साथ इस बड़े राज्य की एक तरह से जो जनसंख्या या भूगोल का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। वो ये जानना चाहते हैं, इस संदर्भ में बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि बीजेपी आरएसएस मुख्यमंत्री पर किसे एक तरह से चुन लिया गया है, लेकिन उनका प्रश्न पहले आया था। वो ये भी जानना चाहते हैं, जब बीजेपी ने पूरे भारत में एक तरह से उग्र वामपंथियों को पहले ही काबू में कर लिया है, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी अब एक ऐसा कदम उठाने पर भी विचार कर सकती है
जो एक तरह से अकल्पनीय था पहले, क्या वह पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में जहां अभी भी टीएमसी पूरी तरह से खत्म करने में कुछ कमजोरी महसूस हो रही है, वहां के भ्रमित वामपंथियों को कुछ और समय के लिए सीमित समर्थन दे सकती है? बीजेपी वामपंथियों को समर्थन, ये थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक लार्जर अगर फ्यूचर की बात है कि अब किस तरह का पॉलिटिक्स वहां पे होगा, तो देखिए ये जो पहले शुरू हुआ था 2011 में ममता बनर्जी के बाद आने के बाद से, और फिर जो 2014 में मोदी वेव आया, 2016 अपने इलेक्शन देखा जब बीजेपी 3 सीटों पे आ गई थी, तो उसके बाद से आपने क्या देखा है कि एक लेफ्ट को जो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उनको लगा कि अब ये हरा नहीं पा रहे हैं ममता बनर्जी को, तो फिर वो शिफ्ट कर गए, कुछ चले गए कुछ तो देखिए ये बंगाल जो है वहाँ पार्टी सोसाइटी है, पार्टी सोसाइटी जो कहते हैं, पार्टी सोसाइटी का मतलब होता है जो उसके कॉन्टेक्स्ट में जैसे सब कुछ पार्टी से जुड़ा हुआ है, आपका आपको जितने कुछ भी चाहिए, सपोज आपको राशन चाहिए, वो डीलर से लेके आपको नौकरी चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, आपको कोई फैसिलिटी चाहिए, वो सारा पार्टी स्ट्रक्चर के थ्रू आता है। तो अगर आप पार्टी के पार्ट हैं तो वो सब मिल रहा है। लेफ्ट का था के समय तो लेफ्ट का समय था, तृणमूल का समय फिर वही हो गया। अगर उस पार्टी के साथ है तो सब कुछ आपको मिल रहा है, अगर आप नहीं है तो फिर वो सबसे बाहर हो जाता है, इसलिए उसको पार्टी सोसाइटी कहते हैं वहां पे। तो वहां रहते अभी बीजेपी में भी जो लोग आए हैं, लेकिन वही लोग शिफ्ट किए हैं, कोई नई जगह से नहीं आ गए हैं वो लोग। क्या वो पार्टी सोसाइटी यही वैसे ही कंटिन्यू करेगी, बस कुछ नए लोग नए मतलब पार्टी सिंबल के साथ या नई पार्टी की सरकार के साथ, या उसमें कुछ चेंज होगा वो हमें पता नहीं, वो तो खैर लार्जर उसमें देखा जाएगा। लार्जर पॉलिटिक्स की बात यह है, चुनाव के पहले जब मैं बंगाल गया था तो वहां पे जनरली वामपंथी लोगों का ही मानना था कि अगर ममता बनर्जी हार जाती है तो उसके बाद उनका शायद बेटर ऑप्शन बचे, क्योंकि जो लेफ्ट के लोग जैसे बीजेपी में गए तो वो अब ममता बनर्जी को हराने के बाद क्या वो लौट के आएंगे, तो वो तो नहीं आएंगे, वो काडर चली गई बीजेपी में। केवल पहले जब आपका ममता बनर्जी से था, ममता बनर्जी को हराने के लिए आप गए होंगे बीजेपी के साथ, लौट के आएंगे अब उसका देखना बचा हुआ है। लेफ्ट के कुछ कुछ अंग जो है सो फिर ममता बनर्जी की तरफ चले गए थे, जो बेस्ट बंगाल के जब आप वामपंथियों से बात करेंगे वो बताएंगे कि नहीं, पहले हम बीजेपी की तरफ हमारी कार्ड नहीं गए, हमारे कार्ड गए थे ममता बनर्जी की तरफ, क्योंकि वही पार्टी सोसाइटी वाला मामला है, पूरा नीचे होता रहा। एक इलेक्शन तो ठीक है, उसके बाद से जब एक बार पार्टी सोसाइटी ममता बनर्जी के चलने लगा पूरा, तो जिधर आपका वो बटर होता है ब्रेड के जिस साइड में उधर ही आप जाते हो, तो उसमें इनके कार्ड उधर चले गए, वहां से फिर कुछ टूट के बीजेपी में आए। खैर चलिए वो दूसरी बात है, कौन कहाँ गए। अब है कि आगे वामपंथियों का क्या स्कोप बचता है। इस बार भी कुछ नहीं हुआ है, देखिए कुछ जो जो सरकार चलाया करती थी 15 साल पहले, उसकी जो भी स्थिति है, बस 4% के आसपास वोट मिला है जैसे सीपीएम को, उनकी कहीं कोई हालत नहीं है। सब कुछ डिपेंड करेगा कि ममता बनर्जी क्या अपनी पार्टी को इंटैक्ट रख पाएंगी या उसमें स्प्लिट्स होना शुरू होंगे। सपोज जो कांग्रेस ये जैसे बीजेपी का आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, सबसे पहले वो अरविंद केजरीवाल किसी भी अपने मेन एडवर्सरी को जाकर तोड़ती है बीजेपी। एक बार अपोजिशन में तृणमूल है, आप देखेंगे टूट फूट होता रहेगा तृणमूल में भी काफी कुछ। क्या ममता बनर्जी रोक सकती हैं? अगर वो नहीं रोक पाई, उसमें पार्टी में पार्टी टूटते चले गए, फिर उससे कुछ धारा कांग्रेस की तरफ जाएगा, कुछ वामपंथी में भी चला जाएगा, मतलब वो धारा जो कि बीजेपी के साथ नहीं जा सकता वो उधर जा सकता है। और यही वहां पे होप है, कांग्रेस को भी होप है, लेफ्ट को भी होप है कि अगर तृणमूल टूटना शुरू हो जाती है तो शायद इनका एक होप बचता है। अभी तो शुरू ही हुआ है, देखते हैं कैसे होता है। जी। लक्ष्य वर्मा का प्रश्न है आपसे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जहां देश के सबसे बेहतरीन शिक्षा स्तरों में से एक है, फिर भी वहां एक तरह से वो जो हीरो पूजा या जैसे कल्ट एक तरह से होता है, किसी एक व्यक्ति को ही सब कुछ इस तरह से मान लेना, उसकी संस्कृति क्यों है? क्या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक या सामाजिक कारण है? किसी स्पष्ट विचारधारा या घोषणा पत्र के अभाव में विजय का इतने कम समय में सत्ता के शिखर तक पहुंचना और किस बात से समझाया जा सकता है? देखिए ये ऐसा मतलब सवाल से कुछ थोड़ा सा नेगेटिविटी का मुझे वो आ रहा है कि गलत हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है, पहले भी आप देखिए हमारे पास में क्या गोविंदा भी जब चुनाव लड़ गया, आप याद करो अमिताभ बच्चन ने जाके सीधे जाके हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया था। अभी भी एमपी देखें कितने हैं जो सीधे फिल्मों से आए और
कोई सिंगर है, कोई कुछ है, वो सब आके एस्टेब्लिश हो गए। लेकिन हाँ, कोई सीएम नहीं बन पाया बिकॉज देखिए आंध्रा में हो या तमिलनाडु में हो, जैसे आंध्रा की बात करें, एक समय समय की बात होती है। पहली बात तो ये है कि वहाँ के जो हीरोज हैं वो बड़ा वो प्लान्ड वे में करते हैं, ये सुपर हीरो टाइप के रहते हैं। वो उनकी सारी फिल्में ऐसी होगी जिसमें कि उन्होंने करप्शन से फाइट किया है, सोशल इविल से फाइट किया है, मतलब बहुत उनका इमेज एक पूरा क्रिएट किया था लगातार। तो वो जो रियल लाइफ का इमेज होता है, उससे भी लगता है कि रियल लाइफ के लिए जैसे इमेज को बनाया गया, तो उसके लिए बड़ा बाद में दूसरी तरफ आना आसान हो जाता है। अब एक दूसरा इसमें एक ये पार्ट आता है कि जहाँ कल्चर, ये हीरो जो होते हैं ना, अपने कल्चर को एक रीजनल उनका जो आइडेंटिटी है, कल्चर को, उसको पोर्ट्रेयल उनका उनकी फिल्मों में जैसे किया जाता है, तो ऑलरेडी उनका एक इमेज बना दिया जाता है। जब बाहर निकल के इलेक्शन लड़ना शुरू करता है तब वो आसान हो जाता है। उनके लिए आसान इसलिए भी होता है क्योंकि देखिए बाकी हीरोज में, जैसे नॉर्थ इंडिया में इस तरह का वो कल्चर नहीं मिलेगा। ये जो एक फैन क्लब्स होते हैं इनके, जैसे विजय का माना जाता है करीब 85,000 फैन क्लब्स हैं। तो अपने आप जैसे आपको पार्टी बूथ लेवल पे खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इतने फैन क्लब्स पूरे आपके चारों तरफ है, उसमें हजारों मेंबर्स होते हैं, और विजय को पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े उसमें, बिकॉज फैन क्लब आपके फैन से खुद ही अपने खर्च से आपके लिए पूरा बाहर जा के सारा कैंपेन करते चले जा रहा है। तो पार्टी स्ट्रक्चर ऑलरेडी खड़ा ही रहता है। एनटीआर का भी पार्टी स्ट्रक्चर पूरा फैन क्लब था, एमजीआर का फैन क्लब था। ये जो कि बाकी जगह आप उतना नहीं देखते कि इतना ऑर्गेनाइज्ड में फैन क्लब्स होता है। तो अब जैसे कोई सपोज महाराष्ट्र में कोई अगर हीरो खड़ा हो, अगर लड़ने भी गया किसी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी खड़ा हो पाएगा, एक से जीत जाए, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में खड़ा करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, तो इसीलिए उसे स्टेट में नहीं हो पाएगा। लेकिन आंध्रा में इजियर है, विजय के लिए इजियर रहा तमिलनाडु में, बिकॉज हजारों फैन क्लब चारों तरफ बिछे हुए हैं उनके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खड़ा है। दूसरी बात, अब जैसे एनटीआर की बात करें, एक समय भी होता है कि जब आप एंट्री कर रहे हैं तो पॉलिटिकल स्पेस आपको क्या मिल रहा है। अब एनटीआर के साथ 82 में अगर आपको याद हो, जब फरवरी 2082 की बात है, जब अंजैया को हटाया गया था, जो उसका इंसल्ट जब किया था राजीव गांधी ने, बहुत फेमस कहानी है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि 82 में फरवरी में हुआ था। राजीव गांधी उस समय जनरल सेक्रेटरी थे, सरकार में कुछ नहीं थे। वो आंध्रा पहुंचे, एयरपोर्ट पे क्या किया, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर के बेटे थे ये, तो टी अंजैया वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, उन्होंने क्या किया, बैंड बाजा बारात टाइप का जो है पूरा एक उनके लिए एक अलग से प्लेन जो है सो चार्टर करके रखा हुआ था उनके साथ जाने के लिए, बैंड उनके साथ, मालाओं के साथ। जो राजीव गांधी बाहर निकले, देख रहे पूरा बैंड बज रहे हैं, उनको मालाएं पहनाई जा रही है, तो बहुत वो बिगड़ गए। और वो अंजैया को कहेंगे बफून है आप, कि अगर 15 मिनट के अंदर में ये सारा खाली नहीं हुआ तो मैं अपना फ्लाइट बुक करके वापस दिल्ली जा रहा हूँ। बहुत गुस्से में आओ बफून और कहा। फिर वो एयरपोर्ट के अंदर गए, कोई माला वाला नहीं पहना किसी का। उसके बाद वहां से वो तिरुपति के उड़ के चले गए। लेकिन इससे जो एक इंसल्ट हुआ, एक जो तेलुगु प्राइड की बात हुई, तो वो तेलुगु प्राइड को लेके वो उनका मेन कैंपेन थीम बन गया कि देखो कांग्रेस ने कैसे हमारे तेलुगु बेटा मतलब अंजैया की बेइज्जती की है राजीव गांधी ने। अपोजिशन स्पेस उससे उन्होंने कैप्चर किया। अगले साल इलेक्शन हो, अगले साल इलेक्शन हो, जीत गया। एक वो आपका एक पर्टिकुलर जो एक टाइम होता है पॉलिटिक्स में आपका स्पेस बनाने का, वो आप यहाँ भी देख रहे हैं, तमिलनाडु में भी। ये द्रविडियन, दो मेजर द्रविडियन पार्टीज जो 67 से लेके अब तक मतलब पावर में यही ऑल्टरनेट करती रहती है। लोग थक चुके हैं उससे, उसे चेंज चाहता है। इस समय विजय की एंट्री होती है। इस समय विजय नहीं है, रजनीकांत भी आते हुए देखते, पता नहीं वो हो सकता है स्वीप करे जाते हैं। तो ये केवल नहीं है, केवल साउथ में होता है। एक पर्टिकुलर साउथ में फायदा है फिल्म इंडस्ट्री को, मतलब हीरोज को, जिस तरह से वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरह से फिल्मों में, जिस तरह से फैन क्लब्स होते हैं, और जो एक टाइमिंग होती है, पॉलिटिकल टाइमिंग, ये सब थोड़ा वहां पे मैटर करता है ज्यादा। जी, सचिन का प्रश्न है वो भी तमिलनाडु के बारे में ही है। वो कहते हैं इस बार तमिलनाडु के चुनाव नतीजे जो आए काफी दिलचस्प रहे। वो ये जानना चाहते हैं ये नतीजे महज एक अपवाद साबित होंगे या इनसे तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय के लिए कोई बदलाव आएगा। इसके साथ ही वो अपने प्रश्न में
अरविंद केजरीवाल का जैसे जिस तरह से पॉलिटिक्स में आए थे, जिस तरह से वो जीते थे, उसकी बात करते हैं। और वो ये भी जानना चाहते हैं अन्नामलाई के लिए नतीजों का क्या मतलब है, क्या बीजेपी ने उन्हें किनारा करके कोई गलती की है, क्या वह पार्टी छोड़कर किसी और दल में शामिल हो जाएंगे। और इसके अलावा वो पूछते हैं जब कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ दिया है तो इंडी गठबंधन का अब क्या होगा। देखिए कई सवाल हैं, अब मैं कोशिश करता हूँ सब उसमें कई एक सवाल में कई सवाल नहीं छिपे होंगे। पहली बात की ये चेंज कैसा रहेगा, विजय का चेंज कितना लंबा होगा, देखिए बहुत कहना मुश्किल है। अभी कई दिनों की जद्दोजहद के बाद 118 एमएलए हो सके साथ में आए हैं विजय के। मतलब 108 तो इनका था, चलिए इनका दूसरा वाला मान के 107 मान लीजिए। 11 एमएलए जिनको जोड़ने में छोटी छोटी पार्टियों से इनको इतना मतलब कई दिन तक कितना काम करना पड़ा है इनको। अब चलिए अब ठीक है, सरकार अब बना भी जब बना लेते हैं, इस तरह की सरकार इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोमिस किया है। मतलब विमेन सेफ्टी से लेके इनका अब है जैसे कि एक डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बनाने वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ एआई बनाएंगे। सबों का महिलाओं को जैसे 8 ग्राम्स गोल्ड से लेके साड़ी से लेके 2500 रुपीज पर मंथ देना, अनएम्प्लॉयड को जो है 4000, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट को 4000 रुपीज पर मंथ देना, डिप्लोमा होल्डर्स को 2500 रुपया पर महीना देना। अब जैसे स्कूल में ड्रॉप आउट रोकने के लिए स्कूल किट से उसकी मदर को जो है 15,000 सालाना देना। मतलब इतने प्रोमिस हैं इनके, ये प्रॉमिस आप कर पाएंगे, पूरे कर पाएंगे, खास करके जब इतनी पार्टी है। देखिए सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, अभी वीसी के, ये दो बोले, चलिए कांग्रेस के 5 है, बाकी सब दो है। ये जो खींचतान हर एक पॉलिसी में इंटरवीन करेंगे, मतलब अनलेस इनको है कि बड़ा सा चंक डीएमके का, एआईडीएम का 15, 20, 25 इस जगह जब तक इनके साथ नहीं आ जाएगा, छोटी सी छोटी पार्टी भी, क्योंकि कोई भी पार्टी पुल आउट कर ले, 2 मेंबर वाली पार्टी भी, तो उसी में सरकार गिर जाएगी। किस तरह से सरकार चला पाएंगे? और सरकार को तोड़ना बहुत आसान रहेगा पोजिशन, जब भी अभी नहीं, 5 महीना बाद हो सकता है, 6 महीना बाद हो सकता है, अनलेस जैसा मैंने कहा कि 15-20 बाहर से आ जाए, मतलब या डीएमके के या एआईडीएमके इनके सपोर्ट में, जो कि बाद में डिस्क्वालीफाई होंगे, री इलेक्ट होकर आ जाएंगे, क्या वो लंबा प्रोसेस है। क्योंकि इस सरकार कितना चलेगी इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जिस तरह के गठबंधन इन्होंने उनको बनाना पड़ा है, वैसे गठबंधन में कितना डिलीवर कर पाएंगे, ये कितनी खींचतान होगी। अभी ये है कि अब वही मुझे समझ में नहीं है कि डीएमके एडीएमके जिस तरह से चाहेंगे वो सरकार नहीं बनने दें। अरे अगर आप दोनों मिल गए तो ठीक है, आप दोनों का भी कितना, अगर मिल भी गए तो कितना सरकार चलाओगे आप। देखिए एडीएम के डीएम के निकले, एमजीआर जब निकले थे उन्होंने एडीएम के बनाया था, तब से लेके आप लड़ते रहे हो इतने सालों तक, और अचानक दोस्ती करके ऐसी बात हो जाएगी जैसे कल क्लटर में हमारे एडिटर चीफ कह रहे थे शेखर गुप्ता कि दिल्ली में जो है तो चलो केजरीवाल को हटाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी मिलकर सरकार बना लेती 2013 में। आप अगर ऐसा कदम लेने वाले हो, लेने का सोच रहे थे, तो खैर चलिए उसका तो लॉन्ग टर्म जो भी होता है, लेकिन अगर आपने सरकार अभी बनने नहीं दी होती या बनने नहीं दी, अभी भी मैं ये कह रहा हूँ बिकॉज गवर्नर ने अभी तक जब हम बात कर रहे हैं इन्वाइट नहीं किया है उनको सरकार बनाने के लिए, तो अगली बार देखेंगे तो विजय को आप दोबारा से इलेक्शन करवा लीजिए, विजय फिर 200+ सीट लेके आ जाएंगे वापस। क्या अफोर्ड कर सकते हैं आप? तो खैर जब अगर 200+ सीट ले आती फिर मैं देखता कि लंबा चलेगा ये फोर्स। लेकिन अगर इसी तरह से सरकार चलती रही ढुलमुल फिर 1.5 साल 2 साल 2.5 साल खींचने की कोशिश किया इन्होंने, तब फिर मुश्किल हो जाएगी, तब फिर वो थर्ड फोर्स खत्म ही हो जाएगी। क्योंकि देखिए अभी भी ये अब देखें कि पूरा एडीएम की पूरा खत्म नहीं हुई है। एडीएम को अभी मेरे ख्याल से अभी भी 21-22% वोट अभी मिला है। इसी तरह से 24% से ज्यादा डीएमके को ही मिला है। तो ये ऐसे नहीं कि द्रविडियन दोनों पार्टीज खत्म हो, दोनों को मिला भी लीजिए तो अभी इनके पास 45% से ज्यादा वोट शेयर है दोनों पार्टी को मिला। तो ऐसा नहीं है कि पार्टियां खत्म हो गई है, लेकिन काफी अनिश्चितता का दौर है, मतलब अनसर्टेनिटी काफी है इसमें। सरकार पहले फॉर्म करें फिर देखते हैं कितना आगे तक जाते हैं। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि इंडी ब्लॉक का क्या होगा, ये इंडी ब्लॉक खत्म हो लोकसभा इलेक्शन के साथ ही, मतलब ये फ्लोर पार्लियामेंट में कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे। अगर आपको याद हो तो लोकसभा इलेक्शन के बाद इंडी ब्लॉक का कोई मीटिंग, इंडिया ब्लॉक का कोई मीटिंग नहीं हुआ। इनफॉर्मली सब मिलते थे जैसे अपोजिशन पार्टी मिलते हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक करके कोई उनकी कहीं मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि वो ब्लॉक बना ही था
लोकसभा इलेक्शन के लिए। हाँ, जो भी एक पेपर पे, नॉन पेपर भी कह लीजिए, मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल कंसिडरेशन जो इनका अपोजिशन यूनिटी था, अब उसमें अब राहुल गांधी जाके जब वो कहे बंगाल में कि ममता बनर्जी ने अगर एक क्लीन गवर्नमेंट दी होती तो बीजेपी नहीं आती, मतलब ममता बनर्जी ने करप्ट गवर्नमेंट दिया, आपके कहने का मतलब वो है। उन पे ममता बनर्जी पे आपने अटैक किया 2-3 बार लगातार जाके। अब डीएमके को आपने डंप किया है, डीएमके का देखा, डीएमके अब लोकसभा में चाह रही है कि हम कांग्रेस वालों के साथ नहीं बैठेंगे, इतना ज्यादा गिफ्ट हो गया है। तो ऐसा कोई ब्लॉक तो रहा नहीं। हाँ, फ्लोर कोऑर्डिनेशन जो होगा उसमें कौन कितना किसके साथ आएगा वो इशू बेस्ड रहेगा, बेसिकली किस इशू पे कौन कहाँ आना चाहती है। बट अपोजिशन यूनिटी वाला ऐसा कोई ब्लॉक अब नहीं रहा। हाँ, और कुछ था इसमें, तो मैं थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज हो गया हूँ, कुछ भूल गया हूँ। अन्नामलाई। हाँ, अन्नामलाई को निकाल के देखिए, उनका उस समय बीजेपी की सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी कि ईपीएस को अन्नामलाई नहीं चाहिए था। ईपीएस अन्नामलाई की ही उन्हीं के कास्ट से हैं, उन्हीं के रीजन से हैं। तो एक हमेशा था ईपीएस का प्रॉब्लम था कि अन्नामलाई जिसने असर्टिव थे, उन्होंने इंश्योर किया कि जब तो बीजेपी को अलायंस करने के लिए अन्नामलाई को हटाना पड़ेगा। अन्नामलाई को हटा दिया, बीजेपी के अलायंस हुआ, बीजेपी के पास 1 सीट आई है। तो अब अन्नामलाई के क्या करेंगे, लाएंगे क्या? तो ऐसा नहीं है कि नैना नागेंद्रन जो इनके अभी के वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है, ऐसा नहीं कि उनको हटा देंगे और अन्नामलाई को रिप्लेस ऐसा कर देंगे। लेकिन हो सकता है अन्नामलाई को आप दिल्ली ले आए, आप राज्यसभा दे दें, कुछ नो, अब मिनिस्टर बना दे, हमेशा प्रमोट कर सकते हैं, उनको फेस बना सकते हैं और बाद में वापस अब उनको तमिलनाडु भेज सकते हैं। लेकिन अभी की जिस स्थिति है, अभी आज तक के लिए तो यही बहुत क्लियर है कि अन्नामलाई को हटा के गलती की, कि अलायंस के आने का कोई चांस ही नहीं था इसका मतलब। जी। नितिन पटेल का प्रश्न है, वो कहते हैं आप अपने हाल के वीडियो में आपने कहा था कि कांग्रेस को वापस सेंटर, एक तरह से मध्यवर्गीय उस विचार की तरफ लौटना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अभी भी जो कर रहे हैं वो कहते हैं वो भारत के पारंपरिक वामपंथ से भी ज्यादा वामपंथी है। जिस तरह से वो निकोबार प्रोजेक्ट को रोकने के लिए जी जान से लड़ रहे हैं, जिसका वो कहते हैं द प्रिंट में भी काफी इसकी स्टोरीज आई हैं। वो पूछते हैं उससे लगता है कि राहुल गांधी वोक वामपंथी विचारधारा से जिस हद तक प्रभावित हैं वह राष्ट्रीय मुद्दे पर कांग्रेस को और भी ज्यादा हाशिए पर धकेल देगा। देखिए, ऐसे उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, मेरा लास्ट कॉलम था, मेरा वो पॉलिटिकली करेक्ट का लास्ट एपिसोड था वो, कि मैं कह रहा था हंगरी में विक्टर ऑर्बान जो 16 साल से वहाँ शासन कर रहे थे, पूरा आयरन ग्रिप था, उनको कैसे हटाया, एक नए आके उन्हीं के साथ काम करते थे, माजियार। अब पीटर माजियार ने आके 2 साल पहले वो छोड़ के आए रूलिंग पार्टी को, और 2 साल में एक जो खत्म हुई पार्टी हुई थी, मतलब उसको रिवाइव करके, और उन्होंने उतने बड़े पावरफुल नेता को हरा दिया। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि अपोजिशन को उनसे क्या क्या सीखना चाहिए, उस शायद वो इसकी बात कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस सेंटर राइट में आ जाए, मैं कह रहा हूँ अभी जो लेफ्ट में जो चली गई है इतना ज्यादा, वो सेंटर में आ जाए। अब आप देखिए, आपने बात की ग्रेट निकोबार की, अब इसको आप इन्वायरमेंटल कंसर्न्स लेके कह दीजिए या जितना भी जो राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन एक बाहर में क्या जा रहा है प्रोजेक्शन, देखिए फिर से एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, एक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को वहां पे मतलब कुछ बनने वाला है, उसको राहुल मना कर रहे हैं। वो नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से बढ़िया था, वो भी राहुल गांधी मना कर रहे हैं। जो नैरेटिव सेट हो रहा है, आप स्टैंड कर रहे हैं, जैसे आप लैंड एक्विजिशन के खिलाफ पहले भट्टा परसोल और कहाँ कहाँ चले गए, मतलब कभी मोटरसाइकिल के पीछे बैठे, कभी स्कूटी के पीछे बैठ के लैंड एक्वायर नहीं करने देंगे किसानों का। सब जगह जाके देख लीजिए, कांग्रेस कहीं भी नहीं है जहां जहां लैंड एक्विजिशन के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो देखिए, सेंटर का स्पेस क्या होता है, सेंटर का स्पेस होता है जो कि प्रैग्मेटिक वो हो, जो आप हमेशा एक विषय पे जो है सब अपना मतलब मूव करते रहते हैं। अब इंडिया में जैसे रिलीजन को लेके, अब ये ऐसे दिन है कि सेकुलरिज्म का जो एक जिस तरह से देखा जा रहा है, उसका सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी रिलीजन विश्वास नहीं करें, किसी को कुछ नहीं दो। इंडिया में एक बहुत रिलीजियस जगह है, इंडिया धार्मिक जगह है। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप वहां पे उस स्पेस में बिलोंग करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अभी क्या हुआ है कि आप पूरा जैसे एक मुस्लिम अपीजमेंट के लिए आपको जाना जाता है, क्योंकि वहां पे आप खड़े हो जाते हैं हिंदू के साथ, कहीं आप अपनी पार्टी को वहां पे प्लेस नहीं कर पाए। अरे उस पूरा राइट अप नहीं हो, लेकिन अब उस स्पेस को पूरा वैकेट करके आप पूरे लेफ्ट की तरफ नहीं जाएंगे ना।
अब जैसे कुछ मामलों में इन्होंने जैसे जहाँ पे स्मार्टली खेला वहाँ पे वो जीत पाए। अब देखिए साबरीमाला टेम्पल में जो एक मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन का जो एक एंट्री की बात को लेके थी, जिसमें लेफ्ट ने क्या कि लेफ्ट गवर्नमेंट जो उस समय थी उसने पूरा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो था कि नहीं वो वीमेन की एंट्री होनी चाहिए, मतलब 50 साल तक की मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन तक का था कि 15 से 50 तक के उसमें अलाउड नहीं होते, बिकॉज वहां के लोगों का फेथ है कि उनको एंट्री नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं वो एंट्री होगी। लेफ्ट गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, उसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा उनको अगले उसके लोकसभा इलेक्शन में। कांग्रेस ने उसमें स्टैंड लिया कि नहीं ये परंपरा रही है तो हम परंपरा के साथ जाएंगे। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि अब भाई अगर वीमेन की एंट्री क्यों नहीं, एक बहुत ही एक लॉजिकल होगा, वो एक प्रोग्रेसिव व्यू है, बट पॉइंट जब आप पॉलिटिकल पार्टी होते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि उसका इम्पैक्ट आपका ग्राउंड पे क्या होगा। तो वो जो एक जैसे प्रेगमेटिक स्टैंड लिया साबरीमाला पे कांग्रेस ने, उसका फायदा हुआ। मतलब इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने साबरीमाला पे डिबेट शुरू कर दिया चुनाव के कुछ ही दिन पहले, लेकिन कांग्रेस वो अपना वो स्टैंड ले चुकी थी, तो उसका उसका कांग्रेस को कोई मतलब नुकसान नहीं हुआ, बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ वहां पे, मतलब उस साबरीमाला पर डिबेट को लेकर, बिकॉज कांग्रेस ने अपना एक स्टैंड लिया हुआ था। तो वो मैं पॉइंट वो ड्राइव करने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे देखें कि एक घुसपैठिया डिबेट चल रहा है, अब कांग्रेस को ये कहने में क्या जाता था असम में हो बंगाल में कि हाँ हम भी आएंगे तो हम भी सारे इन्फिल्ट्रेटर्स हम सारे घुसपैठियों को निकालेंगे, लेकिन फिर आप बोलो कि आप भी प्रॉमिस करो कि हम भी निकालेंगे, देन आप क्वेश्चन करो कि भाई आप इतनी देर से सेंटर में केंद्र में शासन कर रहे थे, बॉर्डर सिक्योरिटी मतलब आपका आपके रहते हुए कैसे आ गए, या फिर इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर किया कई जगह पे, बिहार में घुसपैठियों की बात है, आप बताएं कि कितने घुसपैठियों को आपने आइडेंटिफाई किया है, बंगाल में आपने कितने घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया एसआईआर प्रोसेस में, आप बताएं। इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं होता, लेकिन उसके पहले आपको बोलना पड़ेगा कि हम उनके खिलाफ हैं और हम भी निकालेंगे, लेकिन कांग्रेस कोई भी क्लियर स्टैंड इन चीजों पर नहीं ले जा पाती है। विपिन गुप्ता जानना चाहते हैं कि आपको लगता है कि तमिलनाडु में दोबारा चुनाव होने जैसी स्थिति बनती दिख रही है? इसके बारे में भी आपने थोड़ा बोला भी है, बताया भी है। बंगाल में वो कहते हैं योगी आदित्यनाथ की रैलियों का कितना सीटों पर असर पड़ा? क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल की तरह केरल में भी अगले 10 साल में आगे बढ़ पाएगी? नीलम, चूंकि कई क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, मैं संक्षिप्त में आंसर देने की कोशिश करूंगा ये सबका। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में 22 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कैंपेन किए थे, जिसमें कि बीजेपी 19 में जीती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके बीजेपी का एक्सपेंशन जो है केरला में, उसकी बात है। अब देखना ये पड़ेगा कि इस इलेक्शन में देखिए बीजेपी की सीट आई है 3 केरला में, लेकिन वोट शेयर उतना को उतना ही रहा, तो उस तरह से एक्सपेंशन उनका हुआ नहीं। लेकिन इसके पहले के तक जो लग रहा था कि जो लेफ्ट का जो वोट बैंक है उसमें बीजेपी बहुत ज्यादा सेल मार रही थी, खास करके इरवाज जो है, इरवाज में उनका काफी 30-40% उनका वोट बैंक, मतलब पोस्ट पोल एनालिसिस चलता था पहले, तो था कि उसमें बीजेपी ले जा रही थी। उसमें इस बार क्या किया हुआ है, अब जब पोस्ट पोल आएंगे सर उसके नतीजे तो हमको पता चलेगा, स्टडी जो सर्वे जो होंगे पोस्ट पोल। लेकिन एक ये है कि लेफ्ट यहाँ से अपने आप को कितना कंडक्ट कर दे, लेफ्ट बहुत पुरानी पार्टी है, वो शुरू से ही है, और वहां पे इनका बेस है, काडर बेस है, तो इतना इस तरह से नहीं होगा कि सीधे वो खत्म हो जाएंगे वहां पे। लेकिन क्या पार्टी अपने आप को संभाल के रख सकती, बिकॉज लेफ्ट में लीडरशिप का एक मेजर वैक्यूम हो गया है। ये जो पिनराई विजयन ने किया, उन्होंने इतना सेंट्रलाइज सारा कुछ कर लिया, सब कुछ इतना पर्सनलाइज कर लिया अपने उस पर, कि पूरा सिस्टम उसका लेफ्ट का जो था एक काडर बेस्ड कई लीडर्स होते थे, उन्होंने सबको खत्म कर दिया है। तो एक जो वो जो वैक्यूम आया है, उसमें लेफ्ट अपने आप को कैसा कंडक्ट करती है उस पर डिपेंड करेगा। लेफ्ट ने अगर स्पेस वैकेट किया तो नेचुरली उसमें बीजेपी आएगी। जी, हमारे एक और व्यूअर रूफ 007 उनका प्रश्न है, राहुल गांधी वो कहते हैं खुद को सत्ता के एक तरह से भूखे राजनेता के बजाय एक वैचारिक योद्धा, आइडियोलॉजिकल क्रूसेडर बताते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अपने पुराने और भरोसेमंद सहयोगी डीएमके को छोड़कर टीवीके के साथ जाकर वे किस तरह की वैचारिक प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं? देखिए जनरली ये अब टेढ़ा सवाल है, वो कहने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं, कोई इसमें वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। अब डीएमके के साथ लड़े या हारे, डीएम के साथ अब सरकार में थे, मतलब सरकार में नहीं थे, मतलब उनके साथ रहे आप, उसको छोड़ के ना, ये बहुत ही इसकी अपॉर्चुनिज्म है, ये रैंक अपॉर्चुनिज्म है।
कोई इसमें आइडियोलॉजी इसमें कहीं नहीं आ रही है। और रैंक अपोजिशन केवल पार्टी के नहीं, इसमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, जो काफी बढ़ चढ़ के बोलते हैं। अब जो पार्टी वाले आपको बताएंगे वो इंडिविजुअल कई बार से, करीब कम से कम 2 इंडिविजुअल हैं, राज्यसभा टिकट चाह रहे हैं। वो राज्यसभा उनको मिला नहीं। पिछली बार भी कोशिश कर रहे थे, डीएमके ने दिया नहीं उनको राज्यसभा, किसी और को दे दिया कांग्रेस ने। तो अब वो लोग जो है, इस तरह के लोग जिनको कुछ चाहिए, वो किसी तरह से पुश कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कांग्रेस हाईकमांड को कि भाई डीएमके के साथ हम इतने दिन है, हमें सत्ता में तो नहीं घुसने दिया, कि हमें गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बनाया, तो विजय में हम जाके गवर्नमेंट के पार्ट तो बने। बट पॉइंट इज, गवर्नमेंट का पार्ट इसलिए आपको नहीं बना बिकॉज आपको लोकसभा की सीटें भी बहुत दी जाती थी। आप याद करें 71 का जो अरेंजमेंट था, देखिए आपको याद होगा जब कांग्रेस स्प्लिट हुई थी 69 में, तो उस समय डीएमके ने सपोर्ट किया था इंदिरा गांधी को। उसके बाद जो इनका एक हुआ था, ठीक है, स्प्लिट हुआ, तो उसमें तो कागज पूरा का पूरा लेके चले गए कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। कामराज वहां के थे, बहुत बड़े नेता थे वहां के, तो स्प्लिट हुआ तो इंदिरा गांधी फैक्शन में कुछ बचा नहीं टी में। तो इंदिरा गांधी ने अपना डीएमके से इनका डील ये हुआ कि भाई मैं, कांग्रेस आई, कांग्रेस उस समय कांग्रेस आर जो थी इंदिरा गांधी की, कि हम उसमें कोई सीट पे, असेंबली सीट पे नहीं लड़ेंगे, आप हमें लोकसभा सीट दे दो। तो ये वहां से जो ओरिजिनल अरेंजमेंट जो था इंदिरा गांधी का, वो ऐसे ही कंटिन्यू किया है मोस्टली। बाद में हालांकि असेंबली में इनको सीटें कुछ कुछ देने लगी डीएमके अपने अलायंस में। अभी भी अब देखिए पिछले इलेक्शन में डीएमके को 9 सीटें आई लोकसभा में, सॉरी कांग्रेस को 9 कांग्रेस को आई। उसके पिछले इलेक्शन में 8 सीटें आई कांग्रेस को तमिलनाडु से। वो पूरी की पूरी डीएमके के साथ आई। अकेले कांग्रेस लड़के बताए तमिलनाडु में जो कितनी सीट जीते, एक सीट अकेले कांग्रेस के लड़ने पे नहीं आएगी वहां तमिलनाडु से। तो ये नहीं है कि हमारे पास जो है 16 एमएलए है, 5 एमएलए है, हमको पावर नहीं दिया। पावर ने आपको, इतने एमपीज आपके आ रहे हैं लोकसभा में, केवल डीएमके के कारण आ रहे हैं। खैर एनीवे, ये तो अपॉर्चुनिज्म की बात होगी, बट इसके पीछे, सबसे पीछे एक पूरा कुछ इंडिविजुअल्स का अपना जो है वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये मैं ये कहने की, इंडिविजुअल लीडर्स का। मयंक शर्मा आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कहा था मौका मिलने पर गौरव गोगोई कांग्रेस का नेतृत्व कर सकते हैं। वो कहते हैं वो 20,000 से अधिक वोटों से हार गए हैं, तो क्या लगता है आपको वो कोट अनकोट नेपो बच्चे कांग्रेस का कुछ भी भला कर सकते हैं? मैं उनको वो नहीं कहूंगा, बिकॉज वो देखिए ग्राउंड पे काम करते हैं, वो पॉपुलर है भी। अब जिस तरह से जोरहट में लोकसभा में जीते थे, तो सारी उनकी तारीफ कर रहे थे, बिकॉज हेमंत शर्मा पूरा सारे कैबिनेट लेके बैठे हुए थे कई दिन तक जोरहट लोकसभा में। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज हुई थी, तब वो जीत गए थे। अब इस बार हार गए हैं, तो अचानक ऐसा नहीं कि जो बहुत बड़ा एक 2024 में जिसने इतना बड़ा काम कर दिया असम में, अचानक वो नीचे तो नहीं आ जाएगा। तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि निपो किड की तरह से वो उनका राजनीति रहा है। वो सॉलिड राजनीति करते हैं, सुलझे हुए है वो। इस बार कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि हुआ नहीं। आपने अखिल गोगोई को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि 2 दिन, मतलब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ज्यादा रहना चाहिए था। 2 दिन राहुल गांधी गए, 2 दिन प्रियंका गांधी, ऐसे आप इलेक्शन ऐसे नहीं जीतेंगे ना। और मैं था असम में, मैं देख रहा था जितना कांग्रेस का एपरेटस था, राहुल गांधी की रैली कहाँ होनी है, सारे के सारे उसी में लगे हुए, सबको दिखाना है राहुल गांधी को। सोनिया गांधी अगर कहीं जा रही है तो सबको जाकर दिखाना है अपना चेहरा सोनिया गांधी को। तो ये जो इनके पीछे जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन घूमता रहेगा, वो मुश्किल वहां पे हो जाती है। प्लस गौरव को 8 महीने मिले थे करीब वहां, तो 8 महीने में वो कुछ हुआ नहीं। प्लस जैसे घुसपैठे वाला नैरेटिव कर रहा हूँ, उसमें कई चीजें थी हेमंत शर्मा की। एक तो आपका घुसपैठे वाले नैरेटिव में कांग्रेस उनको काउंटर नहीं कर पाई। दूसरा जो डिलिमिटेशन हुआ, परिसीमन हुआ, जिसमें कि सारा का सारा करीब जो 35 सीट 40 सीट पे जो मुस्लिम्स का फुल से होता था, उसको निपटा के सबको एक साथ कर दिया करीब 22 सीटों में। उसके बाद लार्जर देखे जो एक वेलफेयर स्कीम्स जो है, अब जैसे मैं डिब्रूगढ़ में था, जो टी गार्डन्स का एरिया है वहाँ पे। अब वहाँ पे जो टी ट्राइब्स को है, उनके कुछ अलग अलग कारणों से 14,000 रुपये उनको मिले थे ठीक कुछ सप्ताह पहले इलेक्शन का, उनके अकाउंट में आ गए थे। और नोदय स्कीम जो दिया था 1250 रुपये पर महीना मिलता है, उसको 4 महीने का एडवांस करके दे दिया 5,000। फिर बोला कि अच्छा बिहू बोनस जो है, बिहू बोनस अचानक आ गया 4,000 और फिर हुआ कि अच्छा 200 साल हो गया है प्लांटेशन को यहाँ पे, तो 5,000 और। जब ये इतना पैसा जो आया अकाउंट में, तो नेचुरली पहले से वेलफेयर स्कीम चल रहा है, इलेक्शन के ठीक पहले 14,000 आपके अकाउंट में आ रहा है, आपको क्या रिएक्शन होगा? चौथा फैक्टर ये है कि हेमंता वहां पे बहुत पॉपुलर लीडर है, ये भी सही है। फिफ्थ फैक्टर आप बात करेंगे तो वहाँ डेवलपमेंट जो एक विजिबल जो आपको दिखेगा, फ्लाईओवर्स, हाईवेज, बहुत कुछ दिखता है विजिबल।
तो ये जी इतने फैक्टर्स थे बीजेपी के सपोर्ट में वहां पर। वो सबसे बड़ा फैक्टर जो था, जिसको मैं उसको कह रहा था कि बिहार जितना बड़ा जो एक गैप रह गया था कांग्रेस के कैंपेन में, वो था ये जो फ्री भी जो है, जितने पैसे फ्री में मिलते हैं वहां लोगों को, उसको कांग्रेस को काटना बहुत मुश्किल हो गया था। जी। ललित जानना चाहते हैं, क्या विजय को द्रविड़ विचारधारा का कहा जा सकता है या उनकी राजनीति केजरीवाल की तरह अवसरवादी है? ब्राह्मण विरोध की एक तरह से द्रविडियन जो राजनीति वो इसको कहते हैं। उन्होंने 2 ब्राह्मणों को टिकट देकर जिताया, जबकि भाजपा ने किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। सनातन के अंत की मांग वाली पार्टी से अलग हटके उनके पिताजी नतीजों के दिन मंदिर गए। विजय परेड में वो ईसा की तस्वीर को लिए थे और पेरियार से लेकर कामराज तक पर पुष्पावन जो एक तरह से फूल चढ़ाते हैं वो किया उन्होंने। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? अब वही कह रहे हैं ना कि उसमें जब वो सारे आप देखें जिन जिन स्टेच्यूज को उन्होंने माला पहनाई थी, वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि हम बेसिकली सब है, ऑल इंक्लूसिव है हम। लेकिन विजय को हमने सुना नहीं है, काफी क्या हार्डली सुना है हमने। उनकी क्या आइडियोलॉजी अभी तक पता नहीं, केवल वो ये कहते हैं कि बीजेपी हमारी आइडियोलॉजिकल एनिमी है, वैचारिक दुश्मन है बीजेपी। और शायद वो कारण है जो आप देख रहे हैं आजकल गवर्नर का सारा जो कुछ अभी जो चल रहा था कई दिनों से या चल रहा है, वो ये भी कारण है कि अब स्टालिन के बाद एक और ये आ रहा है। स्टालिन ने से बहुत ज्यादा बढ़ के चर्चा की, आइडियोलॉजिकल दुश्मन कहते हो बीजेपी को। तो प्रॉब्लम हो रही है उनके गवर्नर से तो। लेकिन हम इतना तक ही जानते हैं कि इतना वो एंटी बीजेपी है, पॉलिटिकल दुश्मन कहते हैं डीएमके को। लेकिन जब उनके पॉलिसीज को देखना पड़ेगा, वो जिस तरह की बातें करेंगे फ्यूचर में, तब उनके बारे में पता चलेगा। अभी उनकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या पॉलिटिक्स है, वो भी हमें नहीं पता। सृजन रावत जानना चाहते हैं कि एक तरह से एक धारणा बन रही है कि कांग्रेस को अब ज्यादा से ज्यादा एक मुस्लिम केंद्रित पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर हाल के नतीजों के बाद जिसमें कांग्रेस के ज्यादातर जीतने वाले विधायक मुस्लिम उम्मीदवार थे। आपको क्या लगता है ये धारणा असम में कांग्रेस के लिए चुनावी तौर पर नुकसानदायक है थी, और राज्य में एक व्यापक सामाजिक गठबंधन फिर से बनाने के लिए कांग्रेस क्या कर सकती है, और खासकर अगर हम आगे वाले चुनाव की लोकसभा चुनाव की भी बात करें? देखिए, पूरा पोलराइज था वो तो सही है, लेकिन कांग्रेस के पास इतने एमएलए इसलिए भी है, जैसे मैंने कहा कि परिसीमन के बाद जो जहां 34% मुस्लिम पॉपुलेशन हो, जी जहां करीब 40-50 सीट पे जहां पे मुस्लिम्स का फुल से रहता हो, उन सारे सीटों को अब उसको ऐसे आपने परिसीमन किया कि 22 सीटों में सिमट के रह गए। इसमें ऐसे कई एक एक सीट था जिसमें 80% मुस्लिम्स है। अब 80% 90% टाइप के मुस्लिम्स का आपने सबको सीमित कर दिया, तो नेचुरली कांग्रेस का जो है जो मेन बीजेपी का अपोजिशन है, तो वहां कांग्रेस जीतेगी। एज ए रिजल्ट क्या हुआ है कि 18 आउट ऑफ 19 जो कांग्रेस के एमएलए हैं वो मुस्लिम्स हैं। बट मेन कारण एक तो ये है कि चलिए उसका जो घेटवाइज कर दिया आपने उनको एज वोटर्स। लेकिन लार्जर प्रॉब्लम कांग्रेस का मतलब असम में दूसरा रहा है। वो जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने कोशिश की करने की, 3 गोगोईज को लाके उन्होंने कोशिश की, मतलब होम्स को साथ में लाने का, टी ट्राइब्स को साथ में लाने का, वो काम नहीं किया। और मैंने कई अदर फैक्टर्स बताए हैं। तो जो काम जो नहीं किया कांग्रेस का, इसके कारण ये सारा जो कांग्रेस की स्थिति हुई है। कैसे आप फाइट बैक करोगे, अब वो देखना है कि अपने कैसे पॉलिटिक्स को खेलते हैं। बिकॉज अब इमिग्रेशन को लेके, इलीगल इमिग्रेशन जैसे मामलों को लेके आप इवेसिव नहीं हो सकते। आप जब इमेजिन कीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव के पहले जाते हैं और जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव असम कर रहा है। देखिए, असम में हिस्ट्री रहा है उसमें कि इलीगल इमिग्रेशन से असमियों को हिस्टोरिकली बहुत प्रॉब्लम रहा है। ओवर डेकेड्स आए हैं बाहर से, लोग बस गए हैं, जमीन रखी हुई है, बहुत सेंसिटिव मामला है। तो जब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पे बेसिकली आप एंटी मुस्लिम ड्राइव जो कर रहे हैं, जब हेमंता शर्मा ने शुरू किया उस पर, तो वो लोगों में एक्चुअली उसका बढ़िया ही हो रहा, उसका ठीक ठाक हो रहा था कि चलो इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ काम कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं कि हमारी सरकार जब आएगी तो जिन जिन को निकाला है हम सबको फिर से रिहेबिलिटेट करेंगे, पुनर्वास देंगे। अब इतने सेंसिटिव चीजों पे आप इस तरह के स्टैंड ले रहे हो तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा। तो बहुत सारे मतलब इनके स्ट्रेटेजिक एरर्स हुए हैं। अब कितना काम कर पाते हैं देखिए। जी।
सोहम रॉय जानना चाहते हैं, उनका सवाल पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव से जुड़ा है। वो जानना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने ज़्यादातर उपचुनाव जीते थे और 2024 के लोकसभा नतीजों में भी वो सीटों के मामले में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत का कोई संकेत नहीं मिला था। यहाँ तक कि लक्ष्मी भंडार जैसी कल्याणकारी योजनाएं भी शायद टीएमसी को अपना ग्रामीण आधार बनाए रखने में मदद नहीं कर पाई। वो ये भी जानना चाहते हैं, जो आरजी कर की घटना हुई जैसे मुद्दे का असर ग्रामीण बंगाल के वोटिंग व्यवहार पर भी क्या पड़ा है, और आपके नज़र में ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के प्रदर्शन में इतनी तेजी से सुधार क्यों हुआ? अब देखिए, ये कहना मुश्किल है। इस तरह जिस तरह वेव जो बात हुई पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट, तो वेव लोग कर रहे हैं, इस तरह का वेव टाइप का विजिबल तो हमें नहीं दिखा था। हाँ, लोग अनहैप्पी थे, स्पेशली अपने लोकल एमएलए से हम अनहैप्पी थे, और 15 साल हो गए, चेंज चाहिए था लोगों को, तो वो तो बड़ा विजिबल था। लेकिन जहाँ आरजी कार वाले बातें, क्योंकि लोगों ने अब जनरली चला दिया है कि ठीक आरजी कार के कहाँ, देखिए आरजी कार की विक्टिम की मदर भी जीत गई, संदेश खाले में जो दूसरी विक्टिम थी वो भी जीत गई इसमें। तो इसका मतलब कि विमेन सेफ्टी इतना बड़ा इशू रहा और विमेन ने निकाल दिया ममता बनर्जी को, वो सच्चाई नहीं है। क्योंकि आरजी कार इंसिडेंट के बाद 3 महीने बाद 6 बाई इलेक्शंस हुए, असेंबली बाई इलेक्शन हुए वेस्ट बंगाल में, 6 के 6 तृणमूल कांग्रेस जीत गई थी। मैं बात कर रहा हूँ करीब ये होगा अक्टूबर नवंबर या दिसंबर 2024 का। तो अगर आप आरजी कार के इंसिडेंट के ठीक बाद 6 बाई इलेक्शंस जीत लेते हैं, तो उसके 2 साल बाद आप उसका इम्पैक्ट अब इस असेंबली इलेक्शन में आप उसको अब नहीं दिखा सकते। तो वो कहना मुश्किल है। संदेश खाली का इतना इम्पैक्ट होता तो आप फिर हारते ही नहीं वो सीट को, अपनी विक्टिम को ही उतारा था आपने। तो उन घटनाओं का इस पे इतना जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ा हो इस चुनाव के उस पे, वो मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट अगर इस पुराने रिकॉर्ड देखें इलेक्शंस का। तो हाँ, चेंज का था। अब एसआईआर में भी हमने देख लिया, हम ये भी नहीं कह सकते कि एसआईआर का बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ा हो, बिकॉज अगर 26 सीट का फायदा हुआ 27 लाख वोटर्स के जाने से बीजेपी को, तो 86 सीट्स ऐसे भी थे जो कि जितने डिलीशंस हुआ था उससे ज्यादा बीजेपी का विक्ट्री मार्जिन है, तो उसमें भी नहीं कह सकते। जी, एक अंडरकरेंट था, स्ट्रॉन्ग अंडरकरेंट था एक एंटी इनकम्बेंसी का, ऑब्वियसली, जो हम लोग देख नहीं पाए कि काफी स्ट्रॉन्ग अंडरकरेंट था। हमें ये था कि लोग चेंज चाहते हैं, लेकिन इतनी सीट्स देके हम लोगों का डिबेट था कि बीजेपी क्या मतलब 160 होगा, 170 होगा, 200 क्रॉस कर जाना। ये तो खैर मतलब इनके अपने जो पोलस्टर्स हैं वो भी नहीं देख पाए थे। इनके अपने जो इन हाउस है, जो इनके एजेंसी है, वो भी चुनाव के एक सप्ताह पहले तक 125 तक ही आ पाई थे। तो ठीक है, जनता कहते हैं ना, देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। हमारे शो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह के लिए भी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें।